आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली के बारे में बताने वाला हूँ जो यूरोप की अकेली मालिक है। वो एक फैमिली जिसके कंट्रोल में यूरोप के सारे बैंक्स, डेमोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और इवन मिलिट्री ऑफिसर्स शामिल हैं। 2023 में इस फैमिली की नेटवर्क थी $700 मिलियन, जो कि एलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, जेफ बेजोस और इवन मुकेश अंबानी की कंबाइंड नेटवर्क से कई गुना ज्यादा है। व्हाइट हाउस से लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इवन यूनाइटेड नेशंस तक हर जगह इस फैमिली का इन्फ्लुएंस है। इतना पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस होने के बावजूद शायद आपको इस फैमिली का नाम भी ना पता हो। इवन अगर आप गूगल पे जाके बिलियनर्स की लिस्ट देखते हैं तो फिर भी आपको उस लिस्ट में इस फैमिली का कोई एक बंदा भी नजर नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि ये फैमिली चाहती ही नहीं कोई बंदा इनके बारे में जाने, इसीलिए टीवीज, मैगजीन्स और इवन पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस में ये फैमिली नजर ही नहीं आती। ये है वॉलेनबर्ग फैमिली, अमेरिका की सबसे पावरफुल और अमीर फैमिली। ये फैमिली इतनी पावरफुल और अमीर कैसे बनी और क्या है इस फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट, और कौन था इस फैमिली को सबसे पावरफुल बनाने वाला, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। एंड तक इसी वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात है 1837 की, जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। दुनिया जिसे द पैनिक ऑफ 1837 के नाम से जानती है। ये 19वीं सदी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। रियल एस्टेट बबल ब्रस्ट हो गया, कॉटन की प्राइसेस गिर गई और महंगाई अरूज पर पहुंच गई। बैंक्स के पास पैसा खत्म हो गया और इवन सारे के सारे बिजनेस फेल हो गए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर पहुंच गई। ये सारा का सारा क्राइसिस अमेरिकन बैंकर्स के लिए एक डरावने ख्वाब से कम न था। ये सारा का सारा क्राइसिस एक स्वीडिश नेवी ऑफिसर के लिए बहुत बड़ा लेसन था। उस नेवी ऑफिसर का नाम था एंड्रे ऑस्कर वॉलेनबर्ग। जब 1837 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उस वक्त एंड्रे स्वीडिश आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पे स्टेशन था। वो इस सारे के सारे क्राइसिस को बहुत डीपली मॉनिटर कर रहा था। वो ये बात समझ चुका था कि सारे के सारे क्राइसिस की सबसे बड़े जिम्मेदार अमेरिकन बैंकर्स हैं। उनके इनकम्पिटेंस में एंड्रे के लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि बैंक्स को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। वो ये बात जान चुका था कि उसके अपने कंट्री के बैंक्स कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज को जाया कर रहे हैं। असल में उस वक्त स्वीडिश बैंक्स बहुत घिसे पिटे तरीके से चलाए जा रहे थे। उन बैंक्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उस वक्त इंटरेस्ट बहुत कम था। सबसे बढ़ के स्वीडिश बैंक्स किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल को लोन नहीं दिया करते थे। मतलब बैंक्स सिर्फ एक लॉकर और तिजोरी के तौर पे काम कर रहे थे। ऐसे वक्त पर जब स्वीडिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड पकड़ रही थी, मल्टीनेशनल लॉन्च हो रही थी और स्वीडिश की इकोनॉमी बूम एक्सपीरियंस कर रही थी, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था। स्वीडिश बैंक्स लोन न देने की वजह से इन सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे थे। देखें, बैंक्स बहुत ज्यादा पावरफुल चीज होते हैं। आज अमेरिका बैंक्स की वजह से ही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। बैंक्स की ये पावर आती है बैंक्स के बिजनेस मॉडल से। क्या है बैंक्स का बिजनेस मॉडल और बैंक्स काम कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं तो बैंक्स आपके दिए हुए पैसे को किसी कंपनी या इंडिविजुअल को लोन देते हैं, उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो कि उनका प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दो लोग हैं, एक मैं और एक मेरा दोस्त अली, और फर्ज करें कि मैंने बैंक में 1000 रुपये सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं और बैंक्स ने मुझे उस 1000 रुपये पर 5% इंटरेस्ट दिया है। लेकिन वो बैंक वही 1000 रुपये एज अ लोन अली को देगा और उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इस तरह बैंक्स को 5% इंटरेस्ट बचता है और वो उसका प्रॉफिट है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी बैंक्स की। इसके अलावा बैंक्स आपके पैसे को रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज और डिफरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और ढेर सारा पैसा कमाते हैं और बदले में आपको वही 5% इंटरेस्ट मिलता है। खैर, उस वक्त स्वीडिश बैंक्स लोन देने का काम बहुत ही लिमिटेड स्केल पर कर रहे थे और लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स की फैसिलिटीज दे रहे थे। इस तरह स्वीडिश बैंक्स पैसे कमाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जाया कर रहे थे। यही वो अपॉर्चुनिटी थी जो एंड्रे ने रियलाइज की और स्वीडिश की कैपिटल स्टॉकहोम्स में अपना बैंक खोला। उस बैंक का नाम था स्टॉकहोम्स इनस्किल्डा बैंक, यानी शॉर्ट फॉर्म में SEB।
आज से 200 साल पहले बैंक्स खोलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था जितना कोई आज है। आज इतनी रिस्ट्रिक्शंस और रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक आम आदमी बैंक्स खोलने का सोच भी नहीं सकता। 19वीं सदी में बैंक्स खोलना इतना आसान काम था जितना कि ज्वेलरी की दुकान। एससीबी ने स्वीडिश में लोगों को ये ऑप्शन दी कि वो लोग अपनी सारी सेविंग्स एससीबी अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाएं और बदले में एससीबी उनको फिक्स्ड अमाउंट में इंटरेस्ट देगा। स्वीडन के लोगों के लिए ये बिल्कुल नई चीज थी। उनके हिसाब से बैंक का काम सिर्फ ये था कि वो उनके पैसे सेव करे, जैसे कोई लॉकर या तिजोरी होती है। बट अब उनकी सेविंग्स पर उनको प्रॉफिट मिल रहा था। एससीबी में लोगों का हजूम लग गया। बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी सारी जिंदगी की सेविंग्स एससीबी में डिपॉजिट करवाने लगे। इसी तरह क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम था और बहुत सारे बिजनेसमैन एससीबी से लोन लेना शुरू हो गए। वॉलनबर्ग एक तरफ से आम आदमियों की सेविंग्स पकड़ रहा था और दूसरी तरफ वही वॉलनबर्ग इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को वही सेविंग्स हाई इंटरेस्ट रेट्स पर दे रहा था। चंद सालों में एससीबी पूरे स्वीडन पर छा चुका था। स्वीडन के हर बंदे का पैसा एससीबी के पास था। मतलब सिचुएशन कुछ यूं थी कि या तो आपका पैसा एससीबी में डिपॉजिट है या फिर आप एससीबी का लिया हुआ लोन पे कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसने एससीबी से लोन लिया हो। पूरी की पूरी स्वीडिश इकोनॉमी एक फैमिली के कंट्रोल में थी और वो फैमिली अभी रुकने वाली कहाँ थी। उन्हें और पैसा और पावर चाहिए थी, इसलिए उन्होंने स्वीडन की सारी कंपनीज उस पैसे से खरीद ली। वॉलनबर्ग ने रेलवे से लेकर फैक्ट्रीज, प्रेस, रियल एस्टेट हर जगह पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। स्वीडन की शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें वॉलनबर्ग का स्टॉक ना हो। सारा पैसा और सारे लोग सिर्फ एक ही फैमिली के कंट्रोल में थे और ये कंट्रोल स्वीडन से निकलकर यूरोप और यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया तक फैल गया। वॉलनबर्ग फैमिली के इस बढ़ते हुए कंट्रोल को मद्देनजर रखते हुए स्वीडिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिसके मुताबिक कोई भी बैंक किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर्स होल्ड करके नहीं रख सकता। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था वॉलनबर्ग फैमिली के लिए, लेकिन उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। वॉलनबर्ग ने इन्वेस्टर एबी के नाम से एक नई कंपनी बनाई और एससीबी के अंदर जितनी भी कंपनीज थी उनकी सारी की सारी ओनरशिप इन्वेस्टर एबी को ट्रांसफर कर दी। अगले 20 सालों के अंदर ये कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि स्वीडन की 40% वर्कफोर्स इस कंपनी के अंदर काम करती थी। और फिर शुरू हो गई वर्ल्ड वॉर 2। अब यहाँ पे वो पॉइंट आने वाला है जो मैं चाहता हूँ कि हर बंदा बहुत ध्यान से सुने। वर्ल्ड वॉर 2 दो ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई थी, जिसमें से एक ग्रुप अलायंस ग्रुप कहलाता था जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन और फ्रांस जैसे कंट्री शामिल थे, और दूसरे ग्रुप में इटली, जर्मनी और जापान जैसे मुल्क शामिल थे। दोनों ग्रुप्स के लोग एक दूसरे को जानी दुश्मन समझते थे। इन लोगों के माइंड वॉश इस तरह से किए गए थे कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को तबाह किए बगैर उससे बातचीत करने को तैयार न था। दोनों तरफ लाखों लोग मारे जा रहे थे और दूसरी तरफ वॉलनबर्ग फैमिली इस कश्मकश में थी कि दोनों ग्रुप्स में से किस ग्रुप से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और फिर उन्होंने भी वही किया जो रॉकचाइल्ड फैमिली ने किया था। वॉलनबर्ग फैमिली ने एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन को हैवी लोन देना शुरू कर दिए, दूसरी तरफ वॉलनबर्ग फैमिली ने अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे बड़े दुश्मन जर्मनी की तमाम हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज को खरीदना शुरू कर दिया ताकि जर्मनी को वेपन्स की सप्लाई खत्म ना हो। ये सब कुछ वॉलनबर्ग किसी चैरिटी के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि उन्होंने तीनों कंट्रीज से सीक्रेट एग्रीमेंट्स साइन किए, जिसकी बदौलत वार खत्म होने के बाद जर्मनी एससीबी को जर्मनी में ब्रांचें खोलने देगा और सारी की सारी पोस्ट वार डेवलपमेंट एससीबी के थ्रू ही होगी। इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन में भी एससीबी को स्पेशल रिलैक्सेशंस दी गई। हमेशा याद रखें, कभी भी बिजनेसमैन घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं करता और वार सबसे बड़ा बिजनेस है। वार एक इंडस्ट्री है जिसको चलाने वाले कभी नहीं चाहते कि इस दुनिया में अमन आए। अफगानिस्तान अमेरिका वार में 10 लोग अरबपति बने। रशिया यूक्रेन जंग में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स लीक हुई हैं जिससे अंदाजा होता है कि ये जंग लंबी क्यों होती जा रही है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर की गेम है। अगर आपको भी यही लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा सिर्फ और सिर्फ रिलीजन और आइडियोलॉजी की बेस पे है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ये दोनों मुमालिक बिलियंस ऑफ डॉलर अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं। आपको क्या लगता है जिन मुमालिक से ये दोनों मुमालिक हथियार खरीदते हैं
क्या कभी वो चाहेंगे कि इन दोनों मुमालिक के दरमियान अमन हो? कभी भी नहीं। इनके बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार कौन खरीदेगा? दोनों मुमालिक के आम लोगों को बेवकूफ बना के एक दूसरे का दुश्मन बनाया हुआ है। मूवीज, मीडिया, सिलेबस के थ्रू ब्रेन वॉश किया हुआ है कि ये लोग इससे बाहर ही ना निकल सके, और नतीजतन अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। यही डबल गेम वॉरेनबर्ग फैमिली ने वर्ल्ड वॉर 2 में की और अभी तक करते आ रहे हैं। 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो पूरे रशिया के ऊपर यूरोप ने पाबंदियां लगा दी। वहां दूसरी तरफ वॉरेनबर्ग फैमिली की 2 कंपनियां एटलस कॉगो एंड SKF रशिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जरूरी इक्विपमेंट सप्लाई करती रही। अब सवाल ये उठता है कि 90% केसेस में एक अमीर फैमिली 3 से 4 जनरेशन में खत्म हो जाती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि वॉरेनबर्ग फैमिली इतने लंबे अरसे तक सरवाइव कैसे कर गई? 200 साल गुजरने के बावजूद ये एक फैमिली यूरोप की सबसे पावरफुल फैमिली कैसे है? वॉरेनबर्ग फैमिली ने इस 3rd जनरेशन सिस्टम से निकलने के लिए ये हल निकाला कि अपने सारी की सारी इनकम अपने बेटों में ट्रांसफर करने की बजाय वॉरेनबर्ग फैमिली की सारी वेल्थ एक फैमिली फाउंडेशन में जाती है। इस फाउंडेशन में काफी सारे मेंबर डिफरेंट कंपनीज को ओन करते हैं। इस तरह कोई एक फैमिली मेंबर भी पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एक और रूल ये भी है कि जिस फैमिली मेंबर को कंपनी का ओनर बनाया जाता है उसे उस कंपनी में सबसे निचले लेवल पर 8 से 10 साल के अरसे तक काम करना होता है, ताकि वो कंपनी के सारे प्रोसेस और वर्किंग को जान सके। अपनी वेल्थ को प्रूव करने के बाद उसे मैनेजमेंट का रोल दिया जाता है। यही वो वजह है कि जो इस फैमिली को जोड़ के रखे हुए है। यही वो चीज है जो वेंडरबिल्ट फैमिली ने नहीं की थी। वेंडरबिल्ट फैमिली 19वीं सदी की सबसे अमीर फैमिली थी, मगर आज आपको उनका नाम भी सुनने को नहीं मिलता। 1973 में जब वेंडरबिल्ट फैमिली का यूनियन हुआ तो उस फैमिली में कोई ऐसा मेंबर नहीं था जो उस वक्त मिलियनर हो। पैसा, अमीरी और पावर बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ सिर्फ एक एग्जांपल शेयर की। तारीख गवाह है कि इंसान कितना सेल्फिश साबित हुआ है, इतना सेल्फिश कि अगर इसको अपने फायदे के लिए किसी की लाश से गुजरना पड़े तो ये पीछे नहीं हटेगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।